क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री या उस राज्य के मंत्री, शिक्षा मंत्री या उस इलाके का ग्राम प्रधान तक भी इस बात के लिए गौरव कर सकता है कि इस व्यक्ति की सफलता में हमारे शैक्षणिक ढांचे का कोई योगदान रहा? मुझे लगता है कि अभी भी अनुराग जो है मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे होंगे। मैं तो कर रहा हूँ कि मैंने अनफॉलो तो नहीं किया है। सीपी के एक रेस्टोरेंट में मैं था और मैंने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, तो अकेले ही था और कंधे पर एक सफ़ेद रंग का गमछा था मेरे। तो मैं अंदर जाने लगा तो मैनेजर ने कहा कि आप इसे उतार के जाइए। मैं जो है कि 5 स्टार में जाके खाना खाऊं और गमछा मेरे कंधे पर है, ये मैं सायास करता हूँ। इसको आप समझ सकते हैं कि मेरा प्लानिंग होता है कि आप रीबॉक का जूता पहनिए, आप जो है पेपे का जीन्स पहनिए, आप जैक एंड जॉन्स का शर्ट पहनिए, फिर एक गमछा रखिए और कहिए मिट्टी जिंदाबाद, गांव जिंदाबाद। ये मेरा लक्ष्य है। सुख दुख का चलता रहता है, अपना जादू तो ना है। उदास मौसम उदास नहीं होना, उदास नहीं होना। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप पंचायत देख रहे हैं। फ़िलहाल मुखर्जी नगर में हैं, वही मुखर्जी नगर जहां लाखों हज़ारों बच्चे जो हैं वो अपना एक सपना लेके आते हैं यूपीएससी के लिए कि यहाँ आएंगे, यूपीएससी तैयारी करें। नाना प्रकार के सरकारी नौकरियों के लिए तो तैयारियाँ हैं ही, लेकिन सर्वप्रथम जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो सबसे बड़ा सपना होता है, वो यूपीएससी का होता है। तो इस गढ़ में आने के बाद सबसे पहले हम लोग की जो मुलाकात हुई वो नीलोत्पल मृणाल जी से हुई। नाम बताने के बाद कुछ और बताने की ज़रूरत शायद पड़ती नहीं है, क्योंकि डार्क हॉर्स, औघड़ और अब AR जादूगर के साथ ये आ रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए झारखंड के एक छोटे से गांव से निकले थे नीलोत्पल मृणाल, और आज देश और दुनिया में एक बड़ा नाम है, साहित्य की दुनिया में एक बड़ा नाम है, लेखक के रूप में एक बड़ा नाम है, सबसे ज़्यादा किताबें जिनकी बिकी वो एक बड़े नाम है नीलोत्पल मृणाल। नीलोत्पल मृणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं। फ़िलहाल तो अभी यूपीएससी में बिहार कटिहार से ही एक आए हैं, शुभम कुमार, जो कि एयर 1 रैंक लेके आए हैं। बिहार के लिए गौरव की बात है, लेकिन ये कैसा गौरव है कि जिस पे गौरवशाली होने के साथ साथ शर्म भी आनी चाहिए कि वहाँ पे बिहार के जो छात्र आते हैं वहाँ पे उनके लिए कोई सुविधाएं और वैसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा कि हिंदी मीडियम बड़ा मुश्किल काम हो गया है। कैसे संभव होगा अब वहाँ के छात्रों के लिए आने के लिए, क्योंकि उनके लिए तो इंग्लिश ही पहाड़ होती है। आप क्या देखते हैं? आप भी तो आए थे तैयारी करने के लिए। देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि अगर कोई बिहार से, चूँकि मैं मूल रूप से बिहार का ही हूँ, मैं मुंगेर, जिला मुंगेर है मेरा और मैं संग्रामपुर गांव है मेरा पैतृक। तो निश्चित रूप से अगर बिहार झारखंड से परिणाम आता है और इस तरह से आता है कि टॉप 10 में इन 2 राज्यों के लोग आए, उत्तर प्रदेश के भी लोग आए, तो वो कहीं के भी एक परिवेश के लिए, वहाँ के समाज के लिए गौरव की बात है उस राज्य के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ये तो देखना ही होगा कि हम अपने इस गौरव और अपने उपलब्धि में, उसमें हमारे सिस्टम ने कितना योगदान दिया, हमारे शैक्षणिक ढांचे का कितना योगदान रहा, संस्कृति और हमारे संस्कार, हमारे सामाजिक परिवेश का तो रहा कि, क्योंकि एक लड़का तमाम शैक्षणिक बाधाओं के बावजूद भी इसको चुनौती के तौर पे लेता है। और शुभम कुमार के जैसा कोई लड़का जो है वो पहले IIT करता है और IIT करने के बाद फिर मुंबई जैसे बड़े IT संस्थान में दाखिला लेता है, कैलिफोर्निया जाता है, वहाँ से वापस आता है और फिर यूपीएससी जैसी देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करता है। तो ये निश्चित रूप से उपलब्धि है। वो व्यक्तिगत उपलब्धि तो है, प्रतिभा की उपलब्धि तो है, लेकिन क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री या उस राज्य के मंत्री, शिक्षा मंत्री या उस इलाके का ग्राम प्रधान तक भी इस बात के लिए गौरव कर सकता है कि इस व्यक्ति की सफलता में हमारे शैक्षणिक ढांचे का कोई योगदान रहा? तो ये बात सोचने वाली है कि बिहार टॉपर देगा, लेकिन बिहार या झारखंड या उत्तर प्रदेश टॉप के संस्थान कब देंगे, शिक्षण संस्थान कब देंगे? क्या पता शुभम कुमार जैसी कितनी प्रतिभाएं जो हैं, जो मुंबई तक नहीं पहुंची, वो कटिहार, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, हथुआ, समस्तीपुर, बख्तियारपुर, गोपालगंज, सिवान, वहीं पर रह के क्या पता वो टॉप 10 में आती और कई कई प्रतिभाएं विस्फोट कर सकती थी यूपीएससी। तो ये तो सोचने वाली बात है। दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आप भी उन्हीं गलियों से निकल के आए थे, इन्हीं मुखर्जी नगर में लंबा वक्त गुजारा है आपने।
यहाँ के कई आपके साथी होंगे जो यूपीएससी पास करके अफसर बने होंगे, आप भी वही सपना लेके आए थे, लेकिन आप किताब लिखने वाले हो गए, लेखक बन गए, साहित्यकार हो गए। न सिर्फ लेखक, आप कविताएं भी लिखते हैं, गाने भी बनाते हैं, तमाम तरह की प्रतिभाएं आप में हैं। कब लगा आपको कि अब यूपीएससी नहीं, लेखक ही बन जाते हैं? इसका कोई तय समय तो नहीं है, मैं ये तो नहीं मतलब इस तरह से तो मैं चिन्हित नहीं कर सकता हूँ कि वो कौन सा क्षण रहा होगा या किस तारीख से मैंने सोचा होगा। लेकिन जब 2014 में जब सीसेट को लेके हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, जब हमें लगने लगा कि यूपीएससी का बदला हुआ जो पैटर्न है वो खास करके हिंदी भाषी और हिंदी भाषी में जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो मानविकी के छात्र हैं, जो इतिहास पढ़ के आ रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ के आ रहे हैं, वो उनके लिए अब कठिन होना जा रहा है। तो इस दौरान जब बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ तो वहाँ से मैं लोगों से कनेक्ट हुआ, लोगों के बीच में जाने लगा, विद्यार्थियों के बीच में। मेरा एक नया समाजशास्त्र भी खुला हुआ, ठीक है। वो जो कमरे में जो पढ़ाई जो थी उसके बाहर भी एक दुनिया फिर खुली। जो पन्ने में पढ़ रहे थे उसको बाहर देखा। जो गांधी वहाँ सत्याग्रह कर रहे थे, अब यूपीएससी के सामने, गेट के सामने हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, रेस कोर्स में हम लोग कर रहे थे। तो वहाँ से ना एक विश्लेषण की एक अलग अभ्यास एक वहाँ से विकसित हुआ। और फिर फेसबुक आ गया, फेसबुक पर फिर अपनी बातें लिखना, एक जो आदत जो सभी लोगों में शुमार है आज के दिन में, वो अभ्यास फिर काम आया। तो मुझे लगा कि यूपीएससी तो चलेगा, कर ही रहे हैं, इसको कोशिश करते हैं, और ये भी तो पढ़ने लिखने का काम है, तो क्यों नहीं यहाँ के लोगों की कहानी जो दुनिया के सामने रखी जाए, यहाँ के विद्यार्थियों की कहानी। क्योंकि आंदोलन चल रहा था, संघर्ष को देख रहा था, उसका हिस्सा था, मंचों पर था, बोल रहा था उनके बारे में, लड़ रहे थे हम लोग सब मिलकर। तो मुझे लगा ये कहानी जानी चाहिए, वहीं पर से एक कोशिश की। और मात्र मैंने 9-10 दिन में वो उपन्यास लिख दिया, डार्क हॉर्स। और उसके बाद जो आगे हुआ उसके लिए कभी सोचा नहीं था। हालांकि उस उपन्यास को लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे लेखन का जो दायित्व है वो बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक और गंभीरता से उसको करना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि अब तीसरे उपन्यास पर यात्रा आ चुकी है। तीसरा उपन्यास यार जादूगर। यार जादूगर, कुछ बताएं इसके बारे में आप। यार जादूगर तो अनिल जी बस आने को ही है। और मेरा पहला छात्रों के जीवन को लेकर था डार्क हॉर्स। दूसरा जो औखड़ था वो ग्रामीण जीवन की जटिलता, जिसमें वहाँ की राजनीति, वहाँ की अपनी सामाजिक विसंगतियाँ, अपने बनबनाए कृषकों की समस्याएं, एक अपना समाजशास्त्र, बचा हुआ सामंतवाद का जो भी कचरा है, वो जो चिन्ह बच गए हैं, वो जात पात के जो चिन्ह बच गए हैं, वो मतलब एक 21वीं सदी का जो गांव है जिसको कि अपने नज़रिए से, यानी कि मेरी उम्र और मेरी पीढ़ी के नज़रिए से देखने का प्रयास था। कोई नया गांव हम नहीं खोज पाए, लेकिन वो पुराना गांव में निकाल के जरूर उस किताब में दिखाया, जिसको छुपाया भी जा रहा था कई बार प्रगतिशीलता के आड़ में। जब हम कहते हैं कि अब सब कुछ निर्मल हो चुका है, तो उस पर कोशिश की। और तीसरा जो किताब है ये बिल्कुल उससे अलग धारा का है। ये हालांकि मेरा अखाड़ा गांव का ही है। मैं जब भी लिखूंगा तो मैं उसी अखाड़े से आया हूँ, तो मेरी किसी भी कहानी का जो कथा वस्तु है, उसके जो पात्र रेसे होंगे वो गाँव के होंगे, और उसमें भी हैं। लेकिन ये कहानी है एक ऐसी कल्पना है जो अभी तक मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में ये विषय वस्तु नहीं आई है, कथानक नहीं आया है। विषय तो आए हैं, कथानक ये नहीं आया है। तो जिसमें कि हमने जीवन और मरण, यानी कि मृत्यु के महोत्सव, मृत्यु की अनिवार्यता और उसके महोत्सव, मृत्यु के महोत्सव और जन्म को एक अवसर के रूप में देखने की कोशिश है। और आत्मा और शरीर के बीच के संबंधों पर भी एक दार्शनिक जो जटिलताएं हैं उसके रेसे उघेड़ने की कोशिश है। और खास करके जीवन मृत्यु के जो को लेकर जो हमारे दिमाग में एक तरह का उलझन है कि हम मृत्यु से भयभीत होते हैं और जीवन को लेके इतने आशावादी रहते हैं, इतने आशावादी का मतलब कि हम इतने मोह में रहते हैं कि हम अमरत्व की कामना चाहते हैं। तो अमरत्व के भ्रम को भी तोड़ना है। एक जीवन किस तरह से ईश्वरत्व तक पहुंचा सकता है, ये खोज भी है, संधान भी है। तो इस तरह करके वो किताबें बड़े सरल तरीके से दार्शनिकता को तोड़ के, क्योंकि साहित्य का काम है दार्शनिकता की गांठों को खोलना, इसलिए लिटरेचर इसी तरह अलग होता है दार्शनिकता। तो ये कोशिश है यार जादूगर में अलग तरह से लिखने की कोशिश की। लाखों पाठकों का एक स्नेह है, उसका एक दुलार है, एक हिम्मत है। तो हिम्मत की कि भाई हर किताब थोड़ा अलग लिखा जाए, तो ये कोशिश है। मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो मुझे ये, हालांकि ये करीब 3-4 साल पहले मैंने पढ़ा था, जिस दौरान आप यूपीएससी की परीक्षा में शायद बैठे थे और वहाँ पे आपने साहित्य अकेडमी में जो उस साल का
जिसने अवार्ड जीता था, उसका नाम आप ही के नाम से था। तो उसे जब आपने पहली बार देखा तो वो क्या एक फीलिंग थी आपके मन में कि ये भाई क्या हो गया? हाँ, MPPCS की परीक्षा में जब मैंने देना, मध्य प्रदेश की परीक्षा MPPCS जी, तो वहाँ जब देखा कि भाई मेरा किताब ही प्रश्न है सामने, तो ये जरूर लगा मुझे, 2 बातें दिमाग में आई। एक बात तो ये आई, पहले तो खुशी है, उछल जाना जैसे, चकित हो जाना जैसी बातें थी, वो तो थी, वो रोमांच अलग था। दूसरा ये भी था कि जिस परीक्षा की रेस में खुद हूँ, यहाँ सवाल मैंने जो किताब लिखा वही अगर यहाँ दिख रहा है, और तो क्या विडम्बना है कि मुझे उसी रेस में एक नौकरी के लिए दौड़ना पड़ रहा, हाफ गया हूँ और अभी तक उसका हिस्सा। अमूमन होता नहीं है ऐसा लोगों के साथ, क्योंकि लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर वो अगर किसी प्रश्न का हिस्सा होते हैं तो उनके लिए नॉर्मल बात है। या आदमी इतना पीछे छूट जाता है कि जब तक वो संघर्ष कर रहा होता है, वो इस प्रश्न का हिस्सा होगा कि नहीं पता नहीं। तो रोमांचक भी था, थोड़ा विडम्बना भी थी उसमें, लेकिन एक निर्णय तक पहुँच गया, ये तय कर लिया उस दिन से, अब नहीं दूंगा एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम नहीं देना है। और यहाँ से मैंने तय कर लिया कि मुझे रास्ता मिल गया है। अगर किसी काम के लिए मेरी पहचान है, उसको स्वीकार किया है, अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी संस्था ने कहीं भी मैं रिकॉग्नाइज हो रहा हूँ, पहचाना जा रहा हूँ अपने काम से, तो उसका सम्मान होना चाहिए। मैंने फिर तब तय कर लिया कि अब सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएँ फॉर्म नहीं डालेंगे, अब लेखन में ही आगे तक जाना है, और जहाँ तक की यात्रा हो। आपकी जितनी भी वीडियोस होते हैं, आप गीत भी बहुत सुंदर लिखते हैं, उन्हें अपनी आवाज़ में पिरोते भी हैं, उसे सुंदर बनाते हैं। जब वो वीडियो फॉर्मेट में आता है तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र उसमें दिखाई देता है, गांव से वो प्यार। नीलोत्पल कहीं भी हों, लेकिन जब उनका काम ख़त्म होता है वो वापस अपने गांव की तरफ दौड़ते हैं। ये कौन सा प्रेम है? प्रेम तो मेरे ख्याल से केवल मुझ में नहीं है, वो अनिल जी मेरे ऐसे करोड़ों युवाओं में है, गाँव से प्रेम लोगों में है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक निर्णय लिया कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब बड़े मंचों पर जाऊँ, वो मंच किसी भी तरह का हो सकता है, वो कविता का भी हो सकता है, लेखन का भी हो सकता है, वो फिल्म का भी हो सकता है, वहाँ पे मैं गांव का, मैं अगर एक शब्द इस्तेमाल करूँ कि गांव का ग्लैमर, भदेश का महोत्सव, भदेश का उत्सव, ये मैं वहाँ मनाऊँ। इसलिए जब मैं गमछा रखता हूँ तो कई लोग सोचते होंगे कि ये गवई दिखने का प्रयास है। नहीं, ये गांव दिखाने का प्रयास है, और ये मेरे लिए गमछा लगा के चलना हीरो दिखने का प्रयास है। मैं आप समझिए, और मैं गवई होना हीरो मानता हूँ। एक्चुअली हमने कई शब्द जब रूढ़ हो गए धीरे धीरे ना, तो वो कई चीज़ों का पर्याय बन गए, और ये गलती हुई क्योंकि हम थोड़ा सा संकोची होते हैं, गांव के लोग थोड़ा सा शर्मीले होते हैं, तो कई बार वो अपनी चीज़ें रखने से ही चलते हैं। उनको लगता है कि अरे भाई हमारा सादा भोजन बा, पर भोजन क्या कहला कि श्रृंगार और भोजन और अध्ययन छुपा के करना चाहिए, हम लोग को बता के देखा है, तो हम छुपा के करने लगे, तो हम अपना परिवेश भी छुपाने लगे। उसी को दुनिया ने मान लिया कि हम कटने क्यों लगे? क्योंकि हम डिमोरलाइज हैं। यही गलत फहमी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं महंगे कपड़े पहन के जो है कि गोबर गाय की बात करूँ, मैं जो है कि 5 स्टार में जाके खाना खाऊं और गमछा मेरे कंधे पर है, ये मैं सायास करता हूँ। इसको आप समझ सकते हैं कि मेरा प्लानिंग होता है, ये मेरी योजना है, ये मैं जानबूझ के करता हूँ। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं चमचमाता हुआ गाँव दिखाऊँ। मैं गाँव को अक्सर केवल भूगोल और केवल समाजशास्त्र और केवल अर्थशास्त्र नहीं मानता हूँ, मैं उसको दर्शन शास्त्र मानता हूँ। मैं मानता हूँ विजन है गाँव, भारत का देहात एक विजन है। वो विजन आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप में आएगा, आप अगर अमीर भी है तो आप में आएगा, सक्षम भी है तो वो विजन आप में दिखना चाहिए, दृष्टि, तो वो दर्शन आप में दिखना चाहिए। इसलिए मेरा ये रहता है हमेशा कहीं भी जाऊँ। अच्छा, चूँकि मेरी कविताओं में गाँव इसलिए होता है कि मेरे पास अनुभव ही वही है, मेरे उपन्यास में गाँव होता है क्योंकि मेरा जीवन ही वही है। तो ये बातें हैं, लेकिन ये बात मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि गाँव को ले जाना मेरा लक्ष्य है, मेरी सोची समझी रणनीति है, जिससे मैं बता सकूं IIT में भी जाके कि आप रीबॉक का जूता पहनिए, आप जो है पेपे का जींस पहनिए, आप जैक एंड जॉन्स का शर्ट पहनिए, फिर एक गमछा रखिए और कहिए मिट्टी जिंदाबाद, गाँव जिंदाबाद। ये मेरा लक्ष्य है। 2019 में एक इवेंट हुआ था कनॉट प्लेस में, भोजपुरी मैथिली साहित्य अकेडमी। उस दौरान एक घटना हुई थी जिससे कि भारतीय परिवेश में जो कपड़ों का एक परिधान है उसमें वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हुआ कि गमछा धोती ये सब पीछे छूट गए।
उस दौरान आपने गमछा को इंटरनेशनल बना दिया, वो घटना क्या थी? अब वो घटना ये थी कि सीपी के एक रेस्टोरेंट में मैं था और ऐसे ही वही सेंट्रल पार्क से कार्यक्रम करके मैं वहाँ पहुँचा। मैं सोचा कुछ खा पी लेते हैं, तो अकेले ही था और कंधे पर एक सफ़ेद रंग का गमछा था। मैं अंदर जाने लगा तो मैनेजर ने कहा कि आप किसे उतार दी जाएगी। मेरे लिए पहली बार छुआछूत और भेदभाव ये केवल पढ़ा था। संयोग से मैं सीधे सीधे कहूँ कि ना कहूँ पता नहीं, आजकल सोशल मीडिया किस बात को किस अर्थ में लेता है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं एक ऐसी जाति में सौभाग्य से पैदा हो गया कि मुझे जातिगत भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। तो मुझे ना ये बातें जितनी पढ़ाई लिखाई और सोच से समझ में आती थी कि नहीं, ये कष्टकारक चीज़ है और इसको ख़त्म होना चाहिए, ये इतिहास का कलंक है, परंपरा का दोष है हमारे लिए कलंक। लेकिन महसूस कैसा होता है छुआछूत, ये एक जरा सा एक क्षण में मुझे गमछे वाले कांड से गमछा लेके याद बोला रो इसको उतारिए तवा बंद कर जाए। तब मुझे लगा, मुझे एक मिनट में मुझे पूरा भारत का इतिहास याद आने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं मौर्य काल से छुआछूत जो पढ़ता आ रहा हूँ वो आके यहाँ इस दिल्ली के इस रेस्टोरेंट के आगे खड़ा हो गया है और मेरे पीछे का त्रासदी क्या होगा, दर्द क्या रहा होगा। हमको गमछा से रोका गया थी भगवान। तो हमने कहा सुनो, मैंने इसलिए झगड़ा किया, अंदर में इसलिए गया, ये घटना रोज किसी न किसी के साथ होती है। लोग बताते हैं कि मेरे साथ भी हुआ, ये कौन सी बड़ी बात थी, इतना बड़ा बवाल करने का क्या काम था, किताब आनी थी क्या, आपको प्रचार मिल जाता। लोग कहते हैं, खैर किताब भगवान कभी नहीं लिखवाए, 2 साल बाद आ रही है ना। लेकिन मुझे लगा कि गमछा महत्वपूर्ण नहीं है, नीलोत्पल महत्वपूर्ण नहीं है, कंधा महत्वपूर्ण है। कंधा मामूली है और इस कंधे पर हमेशा एक न एक गमछा रहेगा, हर व्यक्ति लेके घूमेगा। ये आदमी आज उतार दिया, इस बहाने अगर मैंने इस बात को बताया नहीं पूरी दुनिया को, तो हमेशा हमेशा के लिए इस कंधे पर कोई गमछा जब डलेगा तो उसको सरक जाने का डर रहेगा। इसलिए उस कंधे के लिए मुझे लगा लड़ाना चाहिए, भिड़ाना चाहिए। फिर मैंने सोशल मीडिया पे बात रखी। आजकल यही माध्यम है जहाँ बात अपनी रख सकते हैं और स्वतः स्फूर्त युवाओं ने उसको लाखों की संख्या में सोशल मीडिया पर हम माहौल बनाया, शेयर किया और जो है कि हम देखते हैं कि गमछा जो है वो इस तरह से ट्रेंड करने लगा कि अब तो मैं देखता हूँ कि मीडिया कर्मी, राजनेता, हालांकि लोग कहते हैं कि पहले भी रखते होंगे, लेकिन आप महसूस करिएगा, आप देखिएगा कि अब गमछा स्वेग है, स्वेग। यही मैं चाहता हूँ गाँव, यही भदेश मुझे चाहिए, यही भदेश का महोत्सव है, आप लगाने लगे। अब मुझे कोई नहीं कहता है कि आप गमछा क्यों रखते हैं, क्योंकि सामने वाला भी रखता है, यही मजा है ना। तो पहले क्या होता रहे भाई तू गमछा लेके बढ़ा, लेकिन जब जइबा दिल्ली गमछा रख देगा, खेत से ही लेके, लेकिन जब आप दिल्ली जाएंगे फिर गमछा रख देंगे। है आपके पास सदियों से, अब क्या है, अब दिल्ली जाना है, अलमीरा से गमछा निकाले, उसको लगाए, डिजाइन से बांधे, टाइट निकले, यही है मेरा लक्ष्य। मैं जानबूझ के करता हूँ। एगो सवाल हम भोजपुरी में पूछ लेते हैं। जब शुरू हो गई बा तो जुड़ाव बन जाला। अभी फिलहाल आप एगो ऐसन अकेले हिंदी साहित्यकार और लेखक बानी जे अपन किताब के साथ है फिल्म के जैसन टीज़र निकाला था, गाना निकाला था, पोस्टर निकाला था, फलाना फलाना बहुत कुछ। सोशल मीडिया पर बहुत लोग ओकर समर्थन करे वाला बा और बहुत लोग ओकरा खिलाफ में भी बा। हालांकि अंग्रेजी में ये सब चीज़ पहले से बा, अंग्रेजी साहित्य में ये सब देखे के मिलेला। ये आइडिया कहाँ से आयल कि हिंदी में ऐसे शुरुआत करता नहीं, का दिमाग में ना रहे कि लोग एक कैसन ली या फिर का कही, आई तरीका के मतलब का कहानी बा ना। देखो तो देखिए कि रोमान दलबनिया के अंग्रेजी में बा, जब अंग्रेजी में बा, अंग्रेजी में बा का मतलब देखिए कि हम अंग्रेजी से उधार ले रहे हैं, ओकरा ये समझ बा कि अपने चीज़ों को हम कितना बड़े स्तर तक ले जाए। वो भाषा अंग्रेजी भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है, लैटिन भी हो सकेगा। तो आखिर हम जब कह रहे बनी हमारा लक्ष्य ही है बाकी हम अपन परिवेश के जितना चाही चमका के दिखाए दें हमारे इच्छा रहे, ठीक न। तो हम तो भाई और ग्लैमराइज करो, देसी होने का मतलब मैला होना थोड़े रहेगा, देसी होने का मतलब छुप कर रहना थोड़े होगा, देसी होने का मतलब कतार में पीछे खड़ा होना थोड़े होगा, देसी होने का मतलब कोना में पर्दा से करके खैनी खाना थोड़े होगा। केक बतैला सी देसी, चूँकि हमारे देसी होने के नेतृत्व प्रतिनिधि जो है जरा हम देशज होवे के प्रतिनिधित्व दिले रहनी, तो तू हमारे प्रतिनिधित्व करबे, तू यही सब कही। इसीलिए हमारे देशज होना
दुनिया के लगे लगन की नहीं। देसी होने का मतलब है एक कदम पीछे, क्योंकि हमर नेतृत्व ही वही लोग कर रहा है। भोजपुरी में जो सिंगर बा जरा करोड़ों के कारोबार बा और लाखों के मंच मिले, वो हमारे भाषा के प्रतिनिधित्व बा, तू का गाता अब वो जगह आवता वह में प्रतिनिधि हुआ, हमारे पहचान भी हो बन गई। ये भाई बात जिस दिन तो वही हम सोचने की हिंदी में हम इतना ग्लैमर लेके आई, टीजर करो फिल्म की तरह, पोस्टर कवर लॉन्च करो भाई, जैसे फिल्म के कवर लॉन्च हो गया और उसके बाद फिर किताब आई। तो ये सब कोशिश हमारे बा कि एक तबाही की एक उम्मीद जगे नए लिखने वालों को कि भाई एकरा में एक संभावना बा, तब ना पैसा आवेगा, तब ना लोग खर्च करवाएगा, एकरा में कैरियर बा तब न एक तो एक उम्मीद जगे, एकरा एक प्रोफेशन के तौर पर भी हम दिखा सकें। हिंदी मीडियम के लेके जिस तरह से रिजल्ट बा आज के प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में, ओकरा भी एक हम अलग तरह से एक मोरल ये देवे चाहते हैं कि हिंदी में का किस तरह के एक तेवर बा है ना, चमक बा, वो चमकता। ये सब हमारे कोशिश बा, इसलिए करत नहीं। मार्केटिंग के भी एक आरोप लगी तो भाई हम किताब छप देले बानी, ओकरा में कागज स्याही पन्ना कवरिंग लगल था, कोई प्रकाशक हमरा पर दाव खेल लेगा। दुनिया के ऐसा कौन सा लेखक हुई जे यह वास्ते किताब छपवावेला कि एकरा हिमालय के गुफा में रखवाना बा। हर आदमी चाहेला पाठक तक पहुँचे। हमारे भी ये लक्ष्य बा कि हमारे किताब, लेकिन हमारा लक्ष्य बा 5000 ना पहुँचे, हम 10,000 ना पहुँचे, हमारा लक्ष्य बा 5 लाख पहुँचे। इसलिए हम हिंदी को वो लेखक हैं जगह किताब लाखों में बिकत आ रही है, एक आश्चर्य भाई लोग ठीक नो। तो ये सब कारण बा, हम तो अपने करत नहीं यार, हम चाहते नहीं लोग करें, आदत लगवाई चाहते। ठीक, अगला सवाल इस पे है कि जिस तरीके से आप लिख रहे हैं, अभी हाल ही के दिनों में आपका जो पहला डार्क हॉर्स उपन्यास था और जो टीवीएफ है, टीवीएफ का जो एक यूपीएससी को लेकर के अनअकैडमी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाया गया, उस पे आरोप ये लगे कि आपने भी आरोप लगाया खुलेआम और उन लोगों ने भी सफाई दी। उसकी सच्चाई क्या थी कि क्या सच में डार्क हॉर्स से लिया गया था? मेरे ख्याल से ऐसे मामलों को दो तरह से क्रॉस चेक किया जाता है। एक तो कि खुद दर्शक देखे और पाठक पढ़ा हो, दूसरा है कि उसको कानूनी तरीके से तो हमने दर्शकों के लिए और पाठकों के लिए उनका क्या निर्णय आता है वो भी शायद उस नज़रिए से देखते हैं कि इसके लिए हमने पाठकों को कहा कि आप किताब पढ़ें तो आप टीवी सीरीज़ देखिए। उन्होंने देख के जो कहा कि हाँ ये प्लॉट, ये कहानी, उसकी आत्मा यहीं से दी गई है। दूसरा मामला बनता है कि आप कोर्ट जाएं, तो कोर्ट हम लोग कानूनी प्रक्रिया में है, उसका निर्णय तो हम हमारे हाथ में है नहीं और हम उस पर बात भी नहीं कर सकते। लेकिन जो पाठकों ने पढ़ा और दर्शकों ने देखा, उन्होंने साफ देखा कि उसमें क्या चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने ही लिखा है और टीवीएफ ने बनाया है, तो अब बहस इतनी मतलब लोगों के बीच में पहुंच चुकी है, अब हम दोनों का बोलना कोई मायने नहीं रखता। अब मायने रखता है जिसने किताब पढ़ा और जिसने देखा वो, और दूसरा जो कानूनी। लेकिन क्या अरुणाभ कुमार और आपके बीच में इस दरमियान जब ये मामला हुआ, इसके पहले तो आपने कहा था कि कभी आप लोगों की बातचीत हुई थी, लेकिन इन दरमियान कभी आपकी दोबारा से बातचीत हुई इस विषय पर? नहीं, इस दौरान कोई बात नहीं हुई है और कोई बात नहीं हुई, लेकिन कोई कटुता भी नहीं है। पहले भी हम लोग कोई ऐसा नहीं था कि लगातार टच में थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी अनुराग मुझे ट्विटर में फॉलो कर रहे होंगे, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने अनफॉलो तो नहीं किया है, मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए क्रिएटिव झपटमारी का मामला है, कई बार अगल बगल से चीज़ें उठ जाती हैं, तो मामला क्रेडिट का ज़्यादा है बजाय इसके कि आप कैसे इस पर लिख सकते हैं। ये मामला नहीं है, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि अगर आप इंस्पायर्ड हैं, आपका लेखक इंस्पायर्ड है, तो उसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि कहानी में ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि लेखक को इस फील्ड का शोध नहीं है। लेखक हरियाणा पीसीएस के एक अधिकारी को रामपुर के डीएम ऑफिस में अपॉइंटमेंट दिखा देता है। ये ऑल इंडिया पीसीएस सर्विस है, भारत में नहीं है, क्योंकि पता नहीं है, शोध नहीं है लेखक को ज़्यादा। वो 4 किताबों को 4 मीम, चुटकुले, सुनी सुनाई बातें उस पर लिखा है, किताब को बेस बना के लिखा है। लेखक ने जो नाम रखे हैं पात्रों के, वो भी डार्क हॉर्स के पात्रों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। जो चारों पात्रों का डेस्टिनेशन है, यात्रा है, वो इन्हीं डार्क हॉर्स के पात्रों की जैसी है। उसका जो डेस्टिनेशन है वो उसके जैसा है।
चारों की जो नियति है डेस्टिनेशन, मतलब कि एक मास्टर बनेगा, टीचर बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया, एक हो गया IAS, और एक जितना डिजर्व करता था उससे बहुत कम मिला, गुरु जैसा व्यक्ति वो मिल रहा है। कैरेक्टर वैसे ही मिलते हैं। स्वभाव एक का है कि आया है और तैयारी कर रहा है, और क्या बोलते हैं कि वो कंफ्यूज है क्या सब्जेक्ट ले नहीं ले। एक है जो मस्ती में रहता है, जो बिजनेसमैन बन जाता है बाद में मनोहर। एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम मेंटर की तरह बात करता है, जैसे मेरे में गुरु और उसमें संदीप करता है। इतनी सारी समानताएं के बावजूद आप कहिएगा तो क्रिएटिव चोरी कोई क्या 100 का 100 होता है क्या? क्रिएटिव चोरी ऐसे नहीं होता है। कुछ लोग, मैं आपसे पूछने से पहले थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन 1 मिनट में ये भी बता दूं, बहुत लोगों को शंका एक बात की और थी कि कोई भी अगर लिखेगा मुखर्जी नगर पर तो 30-40% तो एक जैसा होगा। ये भी बहुत लोगों ने कहा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे दोषी माने चाहे एस्पिरेंट माने, ये बात मत बोलिए क्योंकि ये लेखन के लिए खतरनाक है। प्रेमचंद एक ही गांव पर 400-300 कहानी लिखी, आप कैसे बोल सकते हैं कि एक ही जैसा होगा? नहीं होगा। मैं मुखर्जी नगर पर फिर लिख रहा हूँ, और मैं मुखर्जी नगर पर लिख के आपको दिखाऊंगा कि एक ही राइटर एक ही प्लॉट पर एक ही जगह पर उसी कलम से उस पन्ने के इस पार लिख के दिखाता है। और अगर आपने कहानी मिला दी तो आप कहिएगा कि भाई रिपीट होता है। रिपीट नहीं होता, कहानी अलग होता है, वो रिपीट नहीं होता। रिपीट नहीं होता है। हालांकि खुशखबरी ये भी है आपके पाठकों के लिए कि ये चौथे उपन्यास की बात कर चुके हैं इसमें। यार जादूगर के बाद एक और आ रही है उपन्यास जो कि मुखर्जी नगर पे ही बेस्ड होगी और यहाँ पे UPSC करने वाले छात्रों के ऊपर ही होगी। एक आखिरी सवाल लेंगे, कब जा रहे हैं आप बॉलीवुड वगैरह में लिखने के लिए? कोई वेब सीरीज़ वगैरह, कुछ कहानी वगैरह आपने अभी तक कुछ तैयार किया या फिर कुछ लिख के आगे पहुँचा चुके हैं? नहीं, ऐसे तो है कि मेरी कहानी पर ही बननी थी लेकिन अभी तक तो आ चुकी है नहीं, तो उसमें बोलना अभी दिखा गया। अब पहले थोड़ा 2 साल पहले उत्साह था, लेकिन अब मैं इस बात को लेकर ज़्यादा उत्साहित हूँ कि मैं कितना लिख पाऊँ, ज़्यादा फॉर्म कितनी आ जाए, लेकिन वो स्थिरता से आए, एक टाइम पे ही है। लिखने में मैं समय लेता हूँ। इस किताब मैंने 4 साल लिया और लिखने में, इसको भी लिखने में 2 साल लिया। बाकी बॉलीवुड कोई जाता नहीं है, बुलाएगा तो टिकट हमेशा तैयार। मतलब मैं इसलिए कभी नहीं रुक पाऊंगा कि आज टिकट ना भाई बोले रहे जावे ना सर नहीं। अगर कॉल हुआ तो क्षण भर में पहुँच जाएंगे। कंटेंट, माल, दुकान तैयार, उसमें होगा। वो तो इतना पीठ पर माल लगा है, माथा पर लगा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब मौका लगा, कोई मौका लगा, और जैसे मंचों पर मैंने गाँव की कविताओं को अपने तरीके से पेश किया, गा के पेश किया। लोग कह रहे थे कि केवल प्रेम सुना जाएगा, तो लेकिन लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भरे तब लोग सुन रहे हैं। तो उसी तरह से फिल्मों में भी लगाते हैं, क्या पता कि लोग उस वैसी कहानियाँ भी सुने जैसी मैं कहता हूँ आज अपने पाठकों से, कल दर्शकों से भी कहता हूँ। कविताएं और कुछ गीत आपके बेहद अच्छे रहे हैं और बहुत वायरल भी हुए हैं। अपनी पसंद का कोई एक कविता, कोई एक गीत आखिर ख़त्म होते होते अगर आप 2 लाइन गाना चाहें तो? वही मैं सुना देता हूँ जो मैंने अभी। एक गीत मैं आज के युवाओं के लिए, एक उनमें थोड़ा सा सकारात्मक भाव भरने के लिए। ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना, ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना, कि सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना, सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना, है उदास मौसम उदास नहीं होना, उदास नहीं होना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नीलोत्पल मृणाल जी हमारे साथ थे और तमाम अच्छी और बुरी चीज़ों का जो बीच में दौर चल रहा था उन सारी चीज़ों पे हमने बातचीत की। UPSC की बात तो आप लगातार सुनते ही आ रहे हैं कि किस तरीके से बिहार से जब कोई युवा आता है या फिर झारखंड से कोई आता है, खासकर बिहार झारखंड, क्योंकि मैं खुद भी बिहार से हूँ, तो एक लगाव वहाँ के छात्रों के प्रति और वहाँ के कई सारे दायित्वों के प्रति तो ज़रूर रहता है।
तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम बातचीत करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसे पूरी करनी अभी बेहद ज़रूरी है, सरकारों की ओर से भी और वहाँ के जो लोग उनकी ओर से भी। तो फिलहाल देखते हैं कल कितना बेहतर हो पाता है बिहार का और वहाँ के युवाओं। और इस बार इस वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, मैं आपसे अनुरोध करूँगा अरे बिल्कुल कि आप कहें सब्सक्राइब तो करें ही चैनल को, क्योंकि अब इस मुल्क में नागरिक वैसे भी पैदा नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर हो रहा है। अब तो बच्चा होता कहता है मिल गया एक चैनल का एक सब्सक्राइबर तो हम लोग तो कम से कम परिपक्व हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक घंटा होएगा नहीं, हाँ बेल आइकन। तो ये पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों करने सचिदानंद सचिदानंद बनाए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।